आई वॉज स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर। एक ऐसा क्षण ज़रूर आता था जब मुझे लगता था कि मैं कोविड से मरूंगी या कैंसर से मरूंगी। मैं तब डिप्रेशन में गई। स्पाइनल इंजरी नहीं हुई और मेरा सिर्फ फ्रैक्चर हुआ। मुझे ये क्राउन जीतना है किसी भी हाल में। न स्त्री रत्न समम रत्नम, अर्थात देयर इज नो जूल लाइक अ वुमन। Welcome to Warriors Unscripted. We have with us Dr. Colonel Gunjan Malhotra, and she has been a senior gynecologist in Army Office in Delhi. She herself is a cancer survivor and an active advocate of health awareness. She has been recently crowned as Mrs. India Subcontinent 2024. Her story is full of resilience, hope, grace, and her unwavering determination. We're so glad to have you, ma'am. थैंक यू तनिष्का। जय हिंद दोस्तों। मेरा बेसिक पर्पस ये स्टोरी शेयर करने का ये है कि जो मैंने अपनी लाइफ के 50 साल में सीखा, मैं चाहती हूँ कि लोगों को उससे कुछ सीख मिले और वो अपने 2.0 वर्जन्स बन पाएँ। तो मैम, शुरुआत आपके बचपन से करते हैं। तो आपका बचपन कैसा रहा और मतलब क्या ड्रीम्स थे आपके? कैसे आपने लाइफ इमेजिन करी थी कि हाँ ये ऐसे होगी? बचपन के दिन बहुत ही प्यारे दिन थे। मैं अपने घर की लाडली थी। जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे फादर, जो कि एक सर्जन हैं और सफदरजंग में काम करते थे, उन्होंने बोला था अगर लड़की हुई तभी मैं स्वीट्स बांटूंगा और तभी मैं पार्टी दूंगा। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। सो एक तरह से एक प्रिंसेस की तरह मुझे पाला गया। आई हैड अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड एंड इसीलिए मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था शुरू में, और मैं चाहती थी कि मैं कथक डांसर बनूँ। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बीइंग ऑन स्टेज, और शायद वो दबी हुई जो मेरी हसरत थी वो अब आके पूरी हुई। तो मैंने कथक सीखा 12 साल, बट मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी। शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, और उन्होंने बोला 10th में आके, हमारे टाइम्स में क्या होता था कि आप या तो डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या टीचर बनोगे। तो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया कि अब 10th के बाद तुम कुछ कथक नहीं सीखोगी और अब तुम्हें पढ़ाई करनी है। एंड एक आज्ञाकारी डॉटर की तरह मैंने कहा ठीक है, ओके। एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड, एंड देन ऑफ कोर्स आई बिकेम अ डॉक्टर, अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड आई देन जॉइन आर्मी। What inspired you to join the army? यू नो, मेरा ये बहुत सीरियसली मानना है कि मेरे केस में एक तो ड्रामा बहुत ज़्यादा रहा है थ्रू आउट लाइफ। हमें सबको लगता है कि एक्शन, ड्रामा, रोमांस सब कुछ है हमारी लाइफ में। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा रहा। और दूसरा, मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है एक डिवाइन फोर्स है जो हमेशा मेरे को गाइड करती रही है। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपना MBBS किया। MBBS के टाइम में आई हैड अ लव मैरिज। मेरे हस्बैंड, जो कि कर्नल हैं अभी आर्मी में, कर्नल पुनीत सरीन, वो अभी आगरा में पोस्टेड हैं। और उस टाइम पे जब हमारे को डिसाइड करना था कि हम क्या करेंगे, शायद हम एक नर्सिंग होम भी खोल सकते थे, बट इट जस्ट सो हैपेंड कि हमने शॉर्ट सर्विस का एग्ज़ाम लिया और हम दोनों क्लियर कर गए। तो हम इतने ज़्यादा प्यार में थे कि हम एक दूसरे से जुदा होना ही नहीं चाहते थे। तो एंड ऑल्सो मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ जो थी वो उस टाइम पे रुड़की में पोस्टेड थी। तो ऐसा मौका मिला कि हम उनको मिलने गए। उनकी जो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म थी उसको देखकर तो मुझे लगा ये मेरे को तो यही करना है, मेरे को तो यही यूनिफॉर्म पहननी है, यही सल्यूट करना है, जय हिंद करना है। और एक पेट्रियाटिक फीलिंग जो मेरे अंदर थी वो उभर के बाहर आई। और जब हम वहाँ पे उसके ऑफिस के बाहर आए तो जिस तरह से लोगों ने उनको जय हिंद किया, मुझे लगा कि दिस इज़ फॉर मी। तो कोई भी ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है या मेरे को सिविल में कुछ करना है, बट धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा पर्पस था, आर्मी ज्वाइन करना, आर्मी में सर्व करना। मैंने 24 साल प्राउडली सर्व किया आर्मी में। और मैं इस यूनिफॉर्म के बारे में आपको क्या बोलूँ, मैं आज भी, जब मेरा लास्ट डे था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं यूनिफॉर्म को उतारूँ। What was the most special moment in army while you were there? आर्मी में बहुत सारे मोमेंट्स हैं, क्योंकि हर बारी 3 साल में हमें पोस्ट आउट कर दिया जाता है। तो हम इतने सारे कल्चर्स देखते हैं, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतने सारे फ्रेंड्स बनते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा मेरा टाइम रहा आर्मी में। आर्मी में एक बहुत अच्छी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है फॉर लेडीज़ को बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें। मैंने अपनी स्कूबा डाइविंग का कोर्स भी आर्मी में किया। एंड सबसे प्यारा मोमेंट मेरा था जब मैं फॉरेन मिशन गई और मैं तजाकिस्तान, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, वहाँ पे पोस्ट हुई थी। और 2015 में ये मेरा सौभाग्य था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वहाँ आए। और आप मानेंगे नहीं, मेरे को तो अभी गूज बम्स हो रही हैं सोच के। मैंने उनको कंडक्ट कराया राउंड, और उन्होंने मेरे से बातचीत की। उन्होंने मेरे से पूछा, गुंजन कैसी हो?
मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मैं आज भी उस दिन को याद करके, दैट वाज 13 जुलाई 2015, आज भी उस दिन को याद करके इतनी खुश होती हूँ। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही थी और अपने देश के प्राइम मिनिस्टर और इतने बड़े लीडर से मैं मिल पाई। जैसे आर्मी में जिस टाइम आप सर्व कर रहे थे, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, लाइक अपार्ट फ्रॉम द ड्यूटी एंड लाइक मूविंग एवरी टाइम, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस्ड दैट टाइम? अपार्ट फ्रॉम द ड्यूटी, जैसे मैं हूँ एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, उसी तरह से सर्जन्स होते हैं। हम लोगों को हमेशा पेरिफेरी में भी पोस्ट किया जाता है। पेरिफेरी मतलब कि हमारे को ऐसे दूर दराज इलाके में पोस्ट किया जाएगा जहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल है, जहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल्स हैं। अब वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी आती है, आपको वो टैकल करनी होती है। मेरे केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी होती है, क्योंकि उसमें पेशेंट मर सकती है। तो मैं टैंगा में पोस्टेड थी और वहाँ पे एक्चुअली तेजपुर में थी, बट टैंगा में मैं अपना टेम्प्रेरी ड्यूटी के लिए गई थी। और वहाँ पे बॉम्डिला से एक 18-19 साल की लड़की मेरे पास आई थी जो कि एक शॉक में थी। तो उसको किस तरह से हमने ब्लड दिया, उसको किस तरह से मैनेज किया, और ये हर आर्मी का डॉक्टर करता है। तो ये जो टेक्निकली ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और इसके अलावा जो दूसरा चैलेंज जो मैंने पर्सनल लाइफ में फेस किया, 2013 में ही जुलाई में मैं मेरठ में पोस्टेड थी, मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ, और मेरा बेटा 10 साल का ही हुआ था और उसने बेड वेटिंग स्टार्ट करी। मतलब वो रात के टाइम में यूरिन पास कर देता था बेड में। एज अ कंसर्न मदर एंड मेरे को लगता है मैं ठीक ठाक डॉक्टर भी हूँ, मुझे लगा कि इसको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगी, तो इसका मैंने यूरिन टेस्ट के लिए दिया। मुझे आज भी याद है, मैं हर पोस्टिंग में, इवन इन मेरठ, सुबह सुबह उठ के मैं भागने जाया करती थी और मैं लेबर रूम में जाती थी। लेबर रूम में जब मैं गई, अपने पेशेंट्स को देखती थी और उसके बाद मैं वापस आती थी। मैं ऐसा भी नहीं सोचा था कि मैं जाके उसका टेस्ट देखूं, बट आई थॉट कि मैं एक बार देख लेती हूँ क्या है। तो जो पैथोलैब में जो टेक्नीशियन था उसने कहा मैम बाकी सब ठीक है, बट उसके यूरिन में शुगर्स 3+ हैं। तो मेरे को अभी भी नहीं समझ में आया, बट हमने उसके शुगर्स टेस्ट करने दिए, ब्लड शुगर्स। क्या आप सोच सकते हैं उसके शुगर्स कितने होंगे उस टाइम पे? कितने? उसके शुगर्स ऑलमोस्ट 500 टच कर रहे थे, फास्टिंग शुगर्स। और पिछले 10-15 दिन से मेरे हस्बैंड की बड़ी गंदी हैबिट थी कि उसके इतना क्यूट सा बच्चा था, गोलू मोलू सा, तो उसके लिप्स के ऊपर किस करते थे। तो वो कहते थे तेरी जो ब्रेथ है ना बहुत स्वीट है। एक्चुअली व्हाट वाज हैपनिंग वाज दिस लिटिल किड वाज गोइंग इनटू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अगर आगे के 2-3 दिन में ये डायग्नोज नहीं होता तो वो कोमा में चला जाता। और मैं भगवान का लाख लाख शुक्र मनाती हूँ, डेस्टिनी का लाख लाख शुक्र मनाती हूँ कि उस टाइम पे, आप मानोगे नहीं, 13 जुलाई थी एंड 2013, आई डोंट नो 13 हैज़ गॉट समथिंग टू डू विद माई लाइफ, बट मेरे ऑलमोस्ट 7-8 केसेस लाइन थे। मैंने वो पेशेंट्स कैसे देखे मैं नहीं जानती, भगवान की दया रही। और मैं तुरंत वहीं गई जहाँ पे मेरे हस्बैंड उसको लेके गए थे, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, जहाँ पे उसका इंसुलिन स्टार्ट किया गया एंड उसको स्टेबलाइज किया गया। अगले 3-4 दिन तक हम लोग यही सोच रहे थे एज डॉक्टर्स कि हम इसको कैसे लाइन पे लाएंगे। तब तक मेरे को कुछ होश नहीं थी, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि इसको ठीक करना है। पर 3-4 दिन बाद जब रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, एंड किसी रिलेटिव से मेरे को कोई गिला नहीं है इस चीज़ का, उन्होंने बोलना शुरू किया कि तुम्हारी तो लाइफ ख़त्म, बच्चे का क्या होगा। मुझे ऐसा लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये एक जो चैलेंज था उसको हमने जिस तरह से फेस किया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा जो कि अब 21 साल का है, वो इन चैलेंजेस की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो अपनी जिमिंग भी करता है, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसने मेरे को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि आपको जब तक चैलेंजेस नहीं मिलेंगे आप चेंज नहीं होंगे। दूसरा चैलेंज जो मैंने फेस किया था वो कोविड टाइम्स का था, जो आई थिंक सभी ने फेस किया कोविड में, जब मेरे को कैंसर हुआ। एंड हाउ वर यू डायग्नोस्ड विद कैंसर? देखिए, मेरी शुरू से हैबिट थी कि मैं अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करती थी, और इस बारे में मैं हमेशा यही बोलूँगी कि प्लीज़ करिए। मुझे अभी भी याद है कि दिसंबर के आसपास 2019 में मैंने एक छोटा सा लम्प फील किया था मेरे एक्जिला में, जिसको मैंने इग्नोर किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी टेम्प्रेरी ड्यूटी पे जा रही थी तो मैं चली गई। उसके बाद मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स थे तो मैं दिल्ली वापस आई, और
कोविड टाइम्स उसी टाइम पे इट हैपन कि मार्च एंड में कोविड स्टार्ट हुआ, और मार्च में ही मेरा वो जो लंप था जो मेरा एक्जिला में या बगल में था राइट साइड पे, उसमें मेरे को पेन स्टार्ट हुई, और 15 दिन के अंदर अंदर मेरे को दूसरा लंप फील हुआ मेरे ब्रेस्ट में। तो मुझे पता था बॉस कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मेरे बेटे ने उस वक्त मेरे को बोला कि अगर आप पापा को अब नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। सो दैट इज़ व्हेन, जब मेरे को प्रेशर दिया गया। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि यार इसको छोड़ दो, ब्रेस्ट का लंप पे क्यों बताएंगे, या बहुत घबरा जाती हैं कि क्यों। बट मेरे घर में जो सपोर्ट था, उन्होंने मेरे को पुश किया कि नहीं, एज अ डॉक्टर। और मेरे हस्बैंड उस टाइम पे आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में पोस्टेड थे। तो मैं इमीडिएटली वहाँ गई अप्रैल में, मैं डायग्नोज हुई। आई वॉज स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर, इट वॉज अ लॉबुलर कैंसर, एंड इमीडिएटली विद इन 5 days मेरे को ऑपरेट किया गया, मेरा लंप निकाला गया। मेरे 3 लिम्फ नोड्स वर पॉजिटिव फॉर मेलिग्नेंसी, और उसके बाद आगे के 6 महीने मेरा कीमो चला। मेरे को कीमो की ड्रग्स बहुत पेनफुल होती हैं, बट वो चला। उसके बाद मेरे को रेडियोथेरेपी मैक्स में मिली, और मैं अपनी डिजीज़ से मुक्त हो पाई। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ, अगेन भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर मैं अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नहीं करती होती हर महीने, तो शायद मैं जहाँ पोस्टेड थी गोलकुंडा में वापस जा चुकी होती, और किसी दिन जब मैं 5 किलोमीटर भाग रही होती तो मैं कोलैप्स करती। मेरा कोई ना कोई सेकेंडरीज होते लंग्स में, और पता नहीं क्या होता। सो मुझे लगता है कि थैंक्स टू द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कि मैं आज आपके सामने यहाँ पे मौजूद हूँ। कैंसर के पहले व्हाट डिड हेल्थ मीन टू यू? मैं शुरू से बहुत हेल्थ कंसर्न थी अपने हेल्थ के बारे में, बिकॉज बीइंग एन आर्मी ऑफिसर हमारे को हर साल अपने एनुअल्स करने होते हैं, हमारे एनुअल मेडिकल्स होते हैं, हमारा वेट अंडर अ चेक होता है। बट मैं कभी कभी लापरवाही ज़रूर करती थी। तो मुझे लगता है कि वो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर मैं 4 महीने पहले जब मेरे को लंप फील हुआ था तभी मैं जाके दिखा देती, तो शायद मेरी ट्रीटमेंट और भी अच्छी होती। जबकि आरएनआर, हमारा जो आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर सबसे टर्शरी केयर सेंटर है, और वहाँ की ट्रीटमेंट तो उम्दा नंबर की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी या हमारी बॉडी जो है, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको ठीक से निभाइए, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए। तो हाँ, मैं थोड़ी सी ओवरवेट थी, जो मेरे को शायद और चेक करना चाहिए था। जैसे कैंसर डिजीज़ ही, मतलब पहला जो इंसान अगर सुन ले कैंसर है उसको, तो वो सीधा ही मतलब एंड दिखता है लाइफ का। द डिजीज़ इटसेल्फ इज़ सो डेंजरस, और फिर जो ट्रीटमेंट है वो इतना पेनफुल है। तो इस पूरे जर्नी में व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट वाज योर एंकर इन द स्टॉर्म, कि हाँ इसने आपको सबसे ज़्यादा हिम्मत दी हो? देखिए, कैंसर आज के टाइम्स में अगर हम बोलेंगे कि डेंजरस है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि हर तीसरे चौथे इंसान को कैंसर हो रहा है आजकल, जो भी वॉटेवर आर द रीजंस, ऐसा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपको ड्राइव करेगा आपको किसी भी सिचुएशन से फाइट करने के लिए, कैंसर हो या क्रॉनिक इलनेस हो या कोई भी चीज़ हो, वो है आपका अपना विल पावर। और वो विल पावर कहाँ से आएगा? आपका जो मेरे को जो लगता है, मैं जब मेरी कीमो चलती थी शाम के टाइम में, कभी कभी मैं अकेली होती थी, और डिस्पाइट कि मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं कभी नहीं सोचती कि मैं हार मान लूँ चीज़ों से, पर एक ऐसा क्षण ज़रूर आता था जब मुझे लगता था कि मैं कोविड से मरूंगी या कैंसर से मरूंगी। और अगले दिन जब मैं सुबह उठती थी और मैं योगा करती थी और मैं सूरज भगवान की तरफ देखती थी, तो मैं बहुत थैंकफुल होती थी। मेरे को एक कृतज्ञता होती थी, एक ग्रैटिट्यूड होता था कि मैं अलाइव हूँ। सो दैट फीलिंग कि आप अलाइव हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सिर्फ एक इंसान या एक रीज़न नहीं बता सकते कि इसकी वजह से आप कैंसर से लड़े। बहुत सारे रीजंस हैं। आपका फैमिली सपोर्ट कैसा है, आप अपने बारे में आप कितना ध्यान रखते हैं, आप अपनी मेडिसिन्स को कैसे ले रहे हैं। जब मेरा कीमो चल रहा था उस टाइम पे, उससे पहले मेरे बाल बहुत सुंदर थे, और जब कीमो स्टार्ट हुआ मुझे पता था कि मेरे बाल ज़रूर जाएंगे। तब भी मैंने सेकंड कीमो तक अपने बाल नहीं काटे, मैंने छोटे कर लिए कि चलो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब मैं अपने फैमिली के मेंबर्स से पूछती थी कि क्या मेरे बाल गिर रहे हैं, तो वो कहते थे नहीं गिर रहे थे, जबकि पिलो पे हर जगह मेरे बाल गिरते थे। और मैं तब डिप्रेशन में गई। वो अगले 3-4 दिन तक मैं डिप्रेशन में थी। जो मेरे सन ने नोटिस किया, उसने कहा हम कहीं नहीं जा सकते थे, कोविड टाइम्स थे, किसी सैलून में नहीं जा सकते थे,
ही टुक मी टू द वॉशरूम, उसने कहा बैठिए, और उसने तुरंत मेरे बाल सारे मुड़ दिए। और वो एक निर्वाणा था। हम कई बार सोचते हैं ग्लिट्स एंड ग्लैमर कितनी अच्छी चीज़ है, हाँ अच्छी चीज़ है, बट अगर आप जिंदा हो तो सब कुछ है आपकी लाइफ में, अगर आप नहीं रहे तो कहाँ रहे। सो ये कैंसर में या कीमो के टाइम में या ट्रीटमेंट के टाइम में ये चीज़ें मैंने बहुत रियलाइज़ करी। और तीसरी चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी सीखी कैंसर के टाइम पे था, मैं पहले सोचती थी, तब मैं 45 की थी, तो मैं सोचती थी जब मैं 60-70 की होंगी तब मैं सोचूंगी कि मैं मेडिटेशन करूं या मैं योगा करूं, बट मैं गलत थी। जब कीमो स्टार्ट हुआ तो मुझे ये पता था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं कीमो की, और उनको झेलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मेरे को आज भी याद है जब कीमो चलती थी तो आपको कीमो की ड्रग्स फील होती हैं आपकी वेन्स में जाते हुए, और मेरा ये पूरा हाथ ही लाल हो गया था कीमो की वजह से। इट इज़ वेरी पेनफुल, बट कुछ ना कुछ मेरे को अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करना था ताकि मैं उसको झेल सकती। और आप मानेंगे नहीं, मैंने एक दिन पहले अपने कीमो से अपना योगा स्टार्ट किया, और मैं आज भी करती हूँ 5:30 बजे उठ के योगा, और उसके बाद मेडिटेशन। और मेरे को एक भी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी अपने कीमो के टाइम पे किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट के लिए। सो इट इज़ इतना ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, आप एक ऐसे पाथ पे, हेल्दी पाथ पे जाएं। यू नो, इट इज़ अ हेल्थ इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, आप अपनी डाइट ठीक रखते हैं, आप योगा मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, ये सब आपको 20 साल बाद आपको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वही मतलब टेक्स अ लॉट ऑफ द पर्सनस बॉडी एंड टेक्स अ बिग टोल ऑन द पर्सनस बॉडी एंड हेल्थ। उसके बाद जो होती है आपकी बॉडी क्योर होते टाइम इतनी वल्नरेबल हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है। तो जैसे जब आप क्योर हो गए तो वो क्योर से फिट तक की जर्नी क्या थी और उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे हैं? सो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब कैंसर हो गया और उसके बाद ट्रीटमेंट हो गई तो फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके डॉक्टर्स जिस तरह से आपको फॉलोअप के लिए बुलाएं, 3 महीने में बुलाएं, 6 महीने में बुलाएं, जो भी टेस्ट करने के लिए बोलें, आप प्लीज़ बिल्कुल वैसे ही करिए। जो जिस तरह की डाइट आपको मिले, जिस तरह का आपको एडवाइस मिलता है डॉक्टर्स से, आपके जो ऑन्को के डॉक्टर्स हैं वो बहुत समझदार होते हैं, और वो आपको कस्टमाइज़ करेंगे। जो भी आपके जो पेशेंट हैं उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट मिलेगी, उसके हिसाब से उसका फॉलोअप होगा। तो मेरे केस में मेरे को कुछ एक मेडिसिन लेनी थी जो मैं अब आगे 10 साल तक लेती, तो मैं आज भी वो मेडिसिन खा रही हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी था। अब जैसे मैंने बोला था कि मेरी लाइफ में ड्रामा थोड़ा ज़्यादा ही है। जब मैंने योगा स्टार्ट किया तो मैं धीरे धीरे योगा सीखते सीखते कैलिस्थेनिक्स भी करने लगी। तो मैं वॉल पे चढ़ जाती थी, और अभी भी करती हूँ वो सब। तो जनवरी 2022 में मैं कैलिस्थेनिक्स कर रही थी, और मैं पोज को परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, एंड आई फेल। और उस टाइम पे जिस हाथ में मेरे को रेडिएशन मिली थी उसी हाथ पे मैं गिरी, और भगवान का अगेन लाख लाख शुक्र है कि मेरी स्पाइनल इंजरी नहीं हुई और मेरा सिर्फ फ्रैक्चर हुआ। तो मेरा यूमरस फ्रैक्चर हुआ, तो अगेन एक चैलेंज आ गया। तो अगेन वहाँ से आगे के 6 हफ्ते खूब फिजियोथेरेपी करी, और अगेन आई स्टार्टेड डूइंग योगा, एंड अगेन आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो चैलेंजेस हैं ना, जब तक लाइफ में नहीं होंगे ना, तो लाइफ एक तरह से एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी आपकी हार्ट बीट जैसे। तो चैलेंजेस आएंगे जाएंगे, बट आप उनको किस तरह से हंस के फेस करते हैं, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। एंड इट इज़ ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि हर एक की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। कोई भी है उसकी मे बी एक हेल्थ चैलेंज ना हो, कोई मॉनेटरी चैलेंज हो, कुछ भी हो, बट अगर आप डटे रहेंगे, आप वहाँ खड़े रहेंगे, आप साहस रखेंगे, जैसे हमें आर्मी में सिखाया जाता है, आप डिसिप्लिन रखेंगे, आप अपना ध्यान रखेंगे, आप सेल्फ लव में बिलीव करेंगे, तो मेरी बात मानिए, आप उससे उभर के बाहर ही आएंगे। तो आज जब आप क्योर हो गए एंड उसके बाद हाउ डिड इट चेंज योर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ? मतलब वो नज़रिया आपका ज़िंदगी की तरफ जो था वो कितना बदला और कैसे बदल गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तनिष्का। मैं को ऐसा लगता है कि मैं बहुत आई मी माई सेल्फ काइंड ऑफ पर्सन थी, बट जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हो सकता है मैं सुबह ना जगूं या मैं ना रहूं, तब मुझे ये फीलिंग आई। इस फीलिंग से मुझे ऐसा लगा कि ये लाइफ सिर्फ मेरी अपनी नहीं है। यू नो, मेरा कोई ना कोई एक पर्पस होना चाहिए लाइफ का, जहाँ मैं लोगों को सर्व करूँ, जहाँ मैं अब एट दिस स्टेज में ये बोल सकती हूँ कि मैं हेल्थ अवेयरनेस फैलाऊँ,
मैं लोगों को बताऊं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कंप्लीट मेरी लाइफ में यू टर्न हुआ विद कैंसर। रोहिन को जब डायबिटीज़ हुई थी तब भी मैं हम्बल तो हो गई थी, बट तब भी मैं थोड़ी सी सेल्फिश होती थी कि अपने बारे में सोचना। बट अब मुझे लगता है कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो येस, इट चेंज मी कम्प्लीटली। Now let's talk about your recent achievement, Mrs. India Subcontinent 2024. ये आइडिया आया कहाँ से, और मतलब ये कहाँ से जर्नी शुरुआत हुई है इसकी? जैसा मैंने पहले भी बोला कि ड्रामा, एक्शन, रोमांस, तो ग्लिट्स और ग्लैमर तो होना ही चाहिए ना। सो ऐसा हुआ कि अगेन डेस्टिनी। मैं जब मैं फौज से निकल रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी, मैं नर्सिंग होम खोलूँ, मैं सेंटर खोलूँ, मैं क्या करूँ। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। तो सडनली मैंने एक ये ऐड देखी मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, और मुझे लगता है जब मैं कथक सीखती थी बचपन में, वो जो मेरी दबी हुई हसरत थी कि मुझे कैमरे के सामने आना है, मेरे को स्टेज पे जाना है, शायद वो बाहर आई। और मैंने इमीडिएटली फॉर्म भर दिया। फॉर्म भी सस्ता सा था तो मैंने भर दिया। अब इसके बिहाइंड भी बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो 12 अक्टूबर का डे था और इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और हम सभी इंडिया पाकिस्तान का मैच कभी मिस नहीं करते। शांग्रीला में वहाँ की ऑडिशन थी, तो मैं और मेरा बेटा वहाँ पहुँच गए। तो मैं अपने बेटे से पूछ रही हूँ कि जो वहाँ पे लेडी थी उनसे मैंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा 2 घंटे तो लग ही जाएंगे मैम। तो मैं अपने बेटे को बता रही हूँ उनके सामने कि 2 घंटे लगेंगे, अभी फटाफट कॉफ़ी पी के ना घर चलते हैं। कई बार होता क्या है कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, और उस फियर को दबाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं कि हम वहाँ से निकल ही जाएँ किसी तरह से। बट मेरे सन ने मेरे को बोला, आप सीधा अंदर जाओ और देखो क्या होता है। एंड दैट इज़ हाउ मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैपन टू मी, एंड आई एम सो ग्लैड कि इट हैपन। जो एप्लीकेशन थी आपकी मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, उसका सबसे स्पेशल पार्ट कौन सा था पूरी एप्लीकेशन का? पूरी एप्लीकेशन का द फैक्ट दैट वो ये जानना चाहते थे कि मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस शुरू से ग्लिट्स एंड ग्लैमर नहीं था। मेरा हमेशा से यही पर्पस था कि मैंने अपने हेल्थ चैलेंजेस जो फेस किए, या मैंने अपनी 50 साल की लाइफ में जो चैलेंजेस फेस किए, वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि मैं उनको कुछ ऐसा ही राह दिखा सकूं, ताकि वो अपने 2.0 वर्जन्स बन सकें, स्ट्रॉन्ग लोग बन सकें, साहसी लोग बन सकें। सो यही मेरा पर्पस था, और मैं अपनी पर्पस की तरफ ही जा रही हूँ। नाइस। कोई एक कोर मेमोरी जो सबसे फॉन्ड मेमोरी हो इस पैजेंट में परफॉर्म करने की, पार्टिसिपेट करने की, जीतने की? ओके, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी पैजेंट के लिए, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बोला, देख तेरे को तेरे डिम्पल की वजह से कोई ना कोई टाइटल तो मिल जाएगा, बट अगर तू सोच रही है तू अपने मोटापे के साथ जीत जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। पता नहीं वो चीज़ मेरे को, वो जो चैलेंज था, इट हिट माई ब्रेन। मैंने कहा नहीं, मेरे को आगे के 3 महीने में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरे को क्राउन मिल गया है। आप मानोगे नहीं, अगले 3 महीने मैंने डिनर में सिर्फ लौकी जूस लिया। मैंने ऑलमोस्ट 8 kgs वेट लूज़ किया। और अगला सेशन जो हमारा मैक में था, दे वर टीचिंग अस हाउ टू डू मेकअप, आई कुड सी द एनवियस आइज, सब ऐसे जल रहे थे कि ये तो वापस आ गई गेम में। और मुझे मालूम था कि अब मैं गेम में वापस हूँ, मुझे ये क्राउन जीतना है किसी भी हाल में। तो दिस वॉज अ फैंटास्टिक मेमोरी। और एक और जो बहुत अच्छी मेमोरी थी, अगेन आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मोदी जी। तो मेरा जो फाइनल क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप मोदी जी को क्या एडवाइस देना चाहोगे। मैं मानती हूँ उनको कोई एडवाइस नहीं दे सकता। वो जो भी हमारी कंट्री के लिए कर रहे हैं बहुत ही ग्रेट कर रहे हैं, और आई विश हिम लक कि वो और भी करते रहें। That was the answer to the question. Yes. Oh, great. मैं एक्चुअली शुरू में थोड़ी सी अलग दिशा में चली गई थी। आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग कि मैं जब उनको मिली थी, क्योंकि उनका ऑरा ऐसा है कि आप जब उनसे मिलोगे तो आपको और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो दैट वाज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो जैसे जब आप कैंसर से ट्रीटमेंट ले रहे थे ना, उसके बाद जब आप क्योर हो गए, तो जैसे हेयर लॉस हुआ, स्किन डिटोरिएशन, तो उससे काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो व्हेन यू डिसाइडेड टू गो फॉर द क्राउन, तो मतलब क्या वो इनसिक्योरिटीज़ बीच में आई, एंड हाउ डिड यू टैकल इट? सी, मेरी बाय द टाइम मैंने इस पैजेंट के लिए अप्लाई किया था, बाय दैट टाइम मैं मोस्टली आई वाज बैक ऑन ट्रैक।
मेरे बाल वापस आ चुके थे एंड स्किन वॉज ऑल्सो गुड एंड आई वॉज टेकिंग केयर. सी इट इज़ ओनली अबाउट लविंग योर सेल्फ. मैं एक चीज़ में बहुत सिंसियरली बिलीव करती हूँ और मैं करती हूँ. अगर आपने जब भी मेट देखी है और उसमें गीत को देखा है, मैं सुबह उठकर शीशे के सामने खड़े होकर ज़रूर बोलती हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ, हाथ अपना हार्ट पे रख के. सो मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई लव माई सेल्फ. और जो भी उसमें करना पड़े मैं वो करती हूँ. सो मेरे सिर्फ वेट के इश्यूज थे जो कि मैंने टैकल करे. आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका फोकस क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हो. अगर आप अपना माइंड बना लो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हो. बट फेस द चैलेंजेस, कीप गोइंग, कीप डूइंग एंड यू विल अचीव इट. मतलब आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, फ्रॉम क्राउन टू बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सर्वाइवर, एंड मतलब हेल्थ से आर्मी, यू नो एवरीथिंग. इसके बाद मतलब व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप इन लाइफ? एक बहुत अच्छा श्लोक है, न स्त्री रत्न समम रत्नम, अर्थात देर इज़ नो जूल लाइक अ वुमन. और ये मेरा काम है कि मैं इन जूल्स को शाइन कराऊं. तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं हमेशा तत्पर हूँ आप लोगों की सेवा के लिए. तो जो भी मेरी क्लिनिक में आना चाहते हैं ज़रूर आइए. दैट इज़ सो नाइस. आपकी जो लाइफ रही है डॉक्टर, मतलब इसमें से अगर आपको कुछ लेसन्स मतलब दुनिया को देने हो, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको देने हो, तो वो क्या होंगे? तनिष्का, दिस इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. मुझे लगता है आपका अपना रवैया कैसा है, अपना एटीट्यूड कैसा है, आप कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं थिंकिंग में, तो आप बहुत सारी चीज़ों से उभर के आ सकते हैं. उसके अलावा बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मोस्टली ऑर्गेनिक कॉज ज़रूर होगा, बट माइंड जो है आपका, अगर वो स्टेबल है तो आप बहुत सारी चीज़ें से निकल के आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं. उसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगी, अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपनी एक्सरसाइज हर रोज़ कीजिए. मैं आज भी योगा करती हूँ 5 डेज़ या 6 डेज़ अ वीक. 40 मिनट्स की एक्सरसाइज मैं हमेशा करती हूँ और अपने पेशेंट्स को भी एडवाइस करती हूँ. इसके अलावा आप एज लेडीज़ डेफिनेटली आपको स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स कराने चाहिए. अभी जो मेन कैंसर्स लेडीज़ में होते हैं वो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर हो गया जो मेरे को हुआ था, या सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स यानी कि जो यूट्रस का माउथ होता है उसका कैंसर है वो, या ओवेरियन कैंसर. तो आपको जो सर्वाइकल कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर है उसकी स्क्रीनिंग डेफिनेटली करानी चाहिए. जो लेडीज़ 40 से ऊपर की एज की हैं उनको मैमोग्राफी करानी चाहिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए. आपको कहीं भी डाउट रहता है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाइए और हर साल अपने ब्लड टेस्ट कराइए. ये जो ऑस्ट्रिच मेंटालिटी होती है कि एक लंप फील हुआ लेडी को, उसने कहा कि मैं नहीं दिखाती, लोग क्या कहेंगे और अब आगे क्या होगा, प्लीज़ डोंट वेट कि वो जो स्टेज थी, जो स्टेज 1 में थी, वो जाके स्टेज 4 हो जाए. तो जब भी आपको कोई डाउट रहता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख सकते. तो मेरी एक गुजारिश रहेगी तो कि आप अपना ध्यान रखिए एज फार एज हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कंसर्न. और सबसे बड़ी चीज़ है, हर चीज़ के लिए आप कृतज्ञ रहिए. हैव द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. जब आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं भगवान के प्रति, स्पिरिचुअल रहते हैं, अपने पेरेंट्स के प्रति, जो मेरे कैंसर के टाइम पे जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने नहीं दिया उनके प्रति भी, जो मेरे ड्यूरिंग माय पैजेंट मेरे मेंटर्स रहे, सबके प्रति हमेशा एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रहिए. आपको ब्लेसिंग्स भर भर के मिलेंगी. मुझे लगता है कि मैं जो ठीक हुई कैंसर से वो मेरे पेशेंट्स की ब्लेसिंग्स थी. तो ऑलवेज कीप अ एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. नाइस. 2 चीज़ें हम अपनी घर की लेडीज़ को दे सकते हैं, जो हमारी यंगर गर्ल्स हैं उनको एज अ बर्थडे गिफ्ट हर साल. एज अ बर्थडे गिफ्ट आप 9 से 14 साल की लड़की जो घर में है उसको वैक्सीन दे सकते हैं सर्वाइकल कैंसर की. उसके 2 डोजेज़ होते हैं अगर आप 14 साल की उम्र तक लगवाते हैं, और उसके बियॉन्ड लगवाते हैं तो 3 डोजेज़ होते हैं. और हमारी जो लेडीज़ हैं घर की, जो हमारी जूल्स हैं सोसाइटी की, उनको आप कैंसर स्क्रीनिंग ज़रूर कराइए. दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग. ये लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है जिसके अंदर DNA PCR टेस्टिंग होती है, हर 5 साल में होती है. तो ये डेफिनेटली हर लेडी हु सेक्सुअली एक्टिव का होना चाहिए. इसके अलावा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर लेडी को करना चाहिए पीरियड्स के तुरंत बाद
या जो मेन्यूपॉजल हैं उनको कोई भी एक डे 15th ऑफ द मंथ फिक्स कर लें और उसे करें. और जो 40 साल से ऊपर की लेडीज़ हैं उनको अपना मैमोग्राफी कराना चाहिए. अगर आप इतना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ध्यान रखेंगे तो होपफुली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होगी तो हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए. तो डॉक्टर जाते जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, व्हाट वुड इट बी? हमारे घर में जब बाउल टूटता है या कोई पोर्सलिन की सूप बाउल टूटता है तो हम इंडिया में क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं उसको. पर जापान में एक 400 साल पुरानी आर्ट है जिसको किंसुगी कहते हैं. इसमें ये बाउल को टूटे हुए बाउल को वो लोग फेंकते नहीं हैं, उसको गोल्ड की लाइनिंग से उसको जोड़ देते हैं. गोल्ड की जैसे फेविकॉल होता है वैसे जोड़ देते हैं. तो अब वो जो बाउल है वो बहुत यूनिक हो जाता है. इसकी एक बहुत डीप फिलॉसफी है कि ये जितने भी हमारे चैलेंजेस आते हैं और जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी हमारे स्कार्स हैं, ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उन क्रैक्स को. और जो जिस तरह से हम उससे उभरते हैं या उससे लड़ते हैं या हम साहस नहीं छोड़ते हैं और हम विनर होते हैं, वो जो है वो गोल्ड लाइनिंग है, गोल्ड पाइपिंग है. तो हमेशा ये याद रखिए, जो आपके स्कार्स हैं यू शुड बी प्राउड ऑफ देम. जो आप चैलेंजेस फेस करते हैं और उनसे उभरते हैं वो हमेशा आपको स्ट्रांग बनाएंगे. ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, कभी ऐसा मत सोचिए, इससे भी बुरा हो सकता था. तो हमेशा अपने चैलेंजेस को ब्रेवली फेस करिए. एक आर्मी ऑफिसर बोल रहा है आपको, तो उसे फेस करिए, उसमें डटे रहिए, कीप मूविंग, और आप हमेशा रियलाइज़ करेंगे कि आप जीतेंगे उससे. सो मेरा यही एक मैसेज रहेगा that keep moving, keep going, and life will show you so many colors and you will grow, you will become 2.0 versions of yourself. आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. Thank you. जय हिंद. Thank you so much, doctor. You're such an inspiration for everybody. I think every age group. आप सबके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, चाहे वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो. You are grace and beauty packed with intelligence. Thank you, Tanishka. I'm humbled. I'm really humbled.